तो कैपेसिटेंस ऑफ सिंगल कोर केबल, पहले हम देखेंगे कि कैसे हम कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो ऑलरेडी ये पढ़ रखा है आपने, फिर से इसको दोबारा ही रिपीट करने जा रहे हैं हम लोग। किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस एट एनी डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर, अगर हम सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालते हैं, अगर हमें पता है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ हमारा क्यू है, तो एक इनफाइनाइट लेंथ के लाइन के लिए आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, तो ई एक्स की वैल्यू जो निकल के आती है, तो ई एक्स की वैल्यू निकल के आती है क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एक्स के बराबर। क्लियर? जहां पे क्यू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। क्लियर? एंड एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ द मटेरियल। क्लियर? अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी पता है तो आप वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है ये। क्लियर? ये ऑलरेडी आपको पता होगा। ठीक है? ये एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर होता है। ठीक है? तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपको पता हो जाता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पता हो जाती है, तो वोल्टेज क्या हो जाता है? सिंपली अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहें, यानी इनफाइनाइट से हम एक यूनिट चार्ज को लाते हैं, तो वही चीज निकल के आती है। तो वी की वैल्यू जो हमारी निकल के आती है माइनस कैपिटल आर से लेके स्मॉल आर। अगर मतलब कंडक्टर हम मान के चल रहे हैं, कंडक्टर ये हम मान के चल रहे हैं, ये मेरा कंडक्टर है जिसका रेडियस आर है, और ये हमने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है जिसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर। ये सिंगल कोर केबल हो गया। क्लियर? जिसका रेडियस कैपिटल आर के बराबर है, ये हमने इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा। क्लियर? अगर इसका पोटेंशियल वी है, इसका पोटेंशियल जीरो ग्राउंड लेवल पे होता है क्योंकि ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस आर टू आर ई एक्स डी एक्स के बराबर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आती है क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन एल एन आर बाई आर के बराबर। ये ऑलरेडी हमने ये डेरिवेशन किया हुआ है। ठीक है? तो ये चीज निकल के हमारा आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। क्लियर? तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है, सी इक्वल टू क्यू बाई वी, जहां इसकी यूनिट क्या होगी, फैरेड पर मीटर। फैरेड पर मीटर क्यों आ रहा है, क्योंकि क्यू इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ। तब चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कैपेसिटेंस आएगा उसकी वैल्यू क्यू बाई वी के बराबर होगी। ये सिंगल कोर केबल के लिए हम बात कर रहे हैं, तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू बाई वी की वैल्यू अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो ये हमारा आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर भी लिख सकते हैं आप इसको, अपॉन एल एन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, यानी 2 पाई एप्सिलॉन अपॉन एल एन कैपिटल आर बाई स्मॉल आर के बराबर। अगर मैं आपसे पूछूं कि किन किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, तो आप क्या देख रहे हैं, एक एप्सिलॉन, दूसरा कैपिटल आर, तीसरा स्मॉल आर। ठीक है? तो अगर मैं ओवरहेड लाइन के रेस्पेक्ट में इसको कंपेयर करना चाहूँ तो कैपेसिटिव इफेक्ट क्या होगा, ओवरहेड लाइन के रेस्पेक्ट में कैपेसिटिव नेचर क्या होगा यहाँ पे। हेलो हेलो, एनीवन? डोमिनेटिंग होगा। मतलब ज्यादा होगा ना, क्यों ज्यादा होगा, कि यहाँ पे आर की वैल्यू, कैपिटल आर की वैल्यू भी काफी कम होगी, स्मॉल आर भी क्या होगा। अगर मैं स्मॉल आर की बात करूं, ठीक है चलो दोनों का डायमीटर हमने सेम ले लिया तो स्मॉल आर मान लो फिक्स कर दिया हमने, लेकिन कैपिटल आर की वैल्यू तो काफी कम होगी ना। वहां पे आप ओवरहेड लाइन में अगर ज्योमेट्रिकल मीन डिस्टेंस की बात करें तो वो काफी ज्यादा रखते हैं हमें, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है क्योंकि कोर कोर भी एकदम कंबाइंड होते हैं, बाकी सारी चीजें भी कंबाइंड होती है। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो, यहाँ से एक निष्कर्ष हम निकाल लेते हैं कि द कैपेसिटेंस इज मच हायर देन, अगर हम इसको ओवरहेड लाइन के रेस्पेक्ट में कंपेयर करें तो ओवरहेड लाइन के रेस्पेक्ट में कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस इज मच मोर देन ओवरहेड लाइन। अगर ओवरहेड लाइन के कंपेरिजन में हम इसके देखें तो ओवरहेड लाइन के कंपेरिजन में कैपेसिटेंस का इफेक्ट या कैपेसिटी वैल्यू क्या है, काफी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्या रीजन है उसके पीछे, पहला रीजन क्या होगा, हाई परमिटिविटी। हाई परमिटिविटी क्यों है, क्योंकि आप इंसुलेशन मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि परमिटिविटी इसकी क्या होगी, काफी हाई होगी, जबकि वहां पे क्या है, सराउंडिंग यूज किया जाता है।
सराउंडिंग यूज होने का मतलब क्या हो गया, केवल वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जबकि यहाँ पे क्या है, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर के बराबर है। यानी हाई परमिटिविटी के मटेरियल आप यूज कर रहे हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल, तो आप ये कह सकते हैं कि परमिटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? ठीक है, तो हाई वैल्यू ऑफ परमिटिविटी हो गया। दूसरा चीज क्या हो जाएगा कि कंडक्टर और शीट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, काफी कम होगा। यानी डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ शीट। अर्थ शीट का मतलब क्या होता है, जो आउटर शीट होता है, कंडक्टर एंड अर्थ शीट इज वेरी स्मॉल, बहुत ही कम होता है। तो कम होने की वजह से क्या होगा, ये न्यूमरेटर में आ रहा है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर अगर कम होगा, बहुत कम वैल्यू होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कैपेसिटेंस की वैल्यू काफी ज्यादा हो गई, इज वेरी स्मॉल। अगर कंपेरिजन हम करें ओवरहेड लाइन के रेस्पेक्ट में। क्लियर? अगर हम देखें, मान लीजिए तो सिंगल कोर केबल हो गया, अगर 3 कोर केबल होता है तो उस केस में भी दोनों कोर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी काफी कम होता है। यानी स्मॉल डिस्टेंसेस बिटवीन द कोर्स, आप कह सकते हैं बिटवीन द कोर्स, यानी जो मेन कंडक्टर्स हैं उनके बीच का भी डिस्टेंस क्या होता है, काफी कम होता है। क्लियर? तो इस वजह से आपका जो कैपेसिटेंस होता है एक उस लाइन में, अंडरग्राउंड केबल में, वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू द ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है? मैं इसको नीचे ले लूं। हम 3 कोर केबल के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो ये चीज तो क्लियर है गया कि सिंगल कोर केबल में कैसे होता है, क्या होता है, किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, क्यों कैपेसिटिव नेचर ज्यादा होता है। क्लियर? अब हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें आएंगी, क्या क्या रोल्स बतेंगे, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। और हम ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे कि हमारा नोड का पोटेंशियल क्या है। ठीक है? उसी के बेसिस पे ये सारी चीजें निकलनी है। कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये 3 कंडक्टर्स हैं, जिसको मैंने एज्यूम कर लिया कंडक्टर ए, कंडक्टर बी, कंडक्टर सी। ऑब्वियस सी बात है कि इन तीनों कंडक्टर को भी हम कांटेक्ट में नहीं आने देंगे, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, इन तीनों पे इंसुलेशन प्रोवाइड किया। क्लियर? ये इंसुलेशन प्रोवाइड किया है, यानी हमने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है बिटवीन द कोर्स, यानी बिटवीन द केबल। तीनों कोर के केबल के बीच में हमने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है। फिर हमने क्या किया हुआ है कि जो आपका बेल्ट इंसुलेशन होता है, ताकि आप अर्थ से इसका डायरेक्ट कनेक्ट न बन पाए, उसके लिए हमने इंसुलेशन प्रोवाइड किया है, इसको हम बेल्ट इंसुलेशन बोल देते हैं। क्लियर? ठीक है, ये हमने बेल्ट इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है ताकि अर्थ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में भी ये ना आ पाए। तो 2 तरह से हमने इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है। एक हमारा इंसुलेशन है कंडक्टर इंसुलेशन, हर कंडक्टर के बीच में हमने इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है। और दूसरा हमारा है अर्थ और कंडक्टर के बीच का इंसुलेशन, जिसको हम बेल्ट इंसुलेशन भी कहते हैं। यानी अर्थ शीट और कंडक्टर के बीच भी हमने इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ। तो ये 2 तरह से इंसुलेशन हमने प्रोवाइड किया हुआ। क्लियर? ठीक है, यहाँ भी हम इंसुलेटिंग मटेरियल फिल करते हैं। ठीक है, ये फीलिंग होती है। ये तो आपका कंडक्टर के बीच का इंसुलेशन प्रोवाइड हो गया, लेकिन ये क्या होता है, इसको हम फीलिंग बोलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रिकल टर्म में बात करें तो हम कंडक्टिंग इंसुलेटिंग मटेरियल के साथ हम फीलिंग कर देते हैं, ताकि हमारा जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो सर्कुलर हमें दिख सके। क्लियर? तो हमने क्या किया, 2 तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड किया है। क्लियर? मेरी बात ध्यान सुनना, कंडक्टर इंसुलेशन एंड बेल्ट इंसुलेशन। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 2 तरह से इंसुलेशन प्रोवाइड किया है, 2 तरह से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ प्रोवाइड किया है, तो उस कंडीशन में 2 तरह के कैपेसिटेंसेज भी मिलेंगे। क्लियर?
तो अगर हम बात करें यहाँ पे कि कैपेसिटेंस कैसे मिल रहे हैं, ये मान लो हमारा आउटर शीथ हो गया, ये हमारा क्या है, आउटर शीथ है, यानी अर्थ शीथ जिसको हम बोलते हैं, ये मेरा अर्थ शीथ हो गया। क्लियर, जो क्या है ग्राउंड लेवल पे है, ग्राउंड लेवल का मतलब क्या हो गया, जीरो पोटेंशियल पे है। बस आप इतना ही मान के चलिएगा। ये हमारा केबल ए, केबल बी एंड केबल सी, ठीक है, ये तीनों कोर हो गए। ऑब्वियस सी बात है, इन तीनों के बीच में क्या होगा, इंसुलेशन प्रोवाइड किया है तो इन तीनों के बीच का कैपेसिटेंस होगा, ये कैपेसिटेंस ले लिया हमने। यानी दो केबल के बीच में हमने यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है, तो उनके बीच में कैपेसिटी इफेक्ट आना ही आना है। ये हमने मान लिया कि ये हमारा वैल्यू C2 के बराबर है। क्लियर, फिर हम क्या कर रहे हैं, एक कंडक्टर या एक केबल और अर्थ शीट के बीच में हमने इंसुलेशन प्रोवाइड किया हुआ है, तो वो भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके बीच में भी हमें क्या मिलेगा, एक कैपेसिटेंस मिलेगा। ये हमने एज्यूम कर लिया। इस कंडक्टर और बेल्ट इंसुलेशन की वजह से आपको यहाँ पे एक कैपेसिटेंस मिलेगा, इस कंडक्टर और बेल्ट इंसुलेशन की वजह से यहाँ पे एक कैपेसिटेंस मिलेगा, इस कंडक्टर और बेल्ट इंसुलेशन की वजह से यहाँ पे एक कैपेसिटेंस मिलेगा। ये हमने मान लिया कि हमारा कैपेसिटेंस C1 के बराबर है। ऑब्वियस बात है कि पेरीफेरी का सेम है, सेम पेरीफेरी है, तो सबका कैपेसिटेंस, सबका जो विड्थ होगा वो सेम होगा, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू भी सेम होगी, सेम मटेरियल आपका यूज हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि दो तरह से कैपेसिटेंस हमें मिल रहे हैं, एक कंडक्टर और अर्थ शीट के बीच में, क्लियर, ये हमारा अर्थ शीट है, और दूसरा इन बिटवीन कंडक्टर, क्लियर, कंडक्टर्स के बीच में और कंडक्टर और अर्थ शीट के बीच में दो हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मिल रही है। अब हमें इसे ही मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है, और क्या हम मेजरमेंट का तरीका यूज करते हैं ये भी हमें देखना है। कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कोई बता सकता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा, एनीवन? अगर हम पर फेज कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट निकालना चाहें, यानी अगर हम ए और, मान लीजिए इस पॉइंट को हमने न्यूट्रल मान लिया, चूंकि ये अर्थ पॉइंट है तो इसको हम न्यूट्रल ले सकते हैं। अगर मुझे ए और एन के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोई? हेलो, कोई बता सकता है? राशिका, राशिका, यस सर। कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, अगर हमें ए और एन के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है तो क्या करें? सर ऐसा कुछ करें कि जिससे मतलब हमारे C1 वाले एलिमिनेट हो जाएं, जिससे कि मतलब बस हमारा ये C2 वाला सर्किट बचे। हमें ए और एन के बीच का इक्विवेलेंट निकालना है। देखो आसान है अच्छा, ये भी। ए और एन का निकाल, हाँ, ए और एन के बीच निकालना है ना, तो क्या हम डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन कर सकते हैं। इस डेल्टा कनेक्शन को हम स्टार में कनेक्ट कर यस सकते सर, हैं, डेल्टा टू स्टार कर सकते हैं। कर सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है, ये भी पॉइंट क्या होगा, न्यूट्रल पॉइंट होगा। कर सकते हैं, हेलो, ठीक है। यस तो सर। यहाँ पे ध्यान दो जरा, अगर मैं यहाँ पे तुम लोग को ध्यान दिलाऊं, तो देखो ये न्यूट्रल पॉइंट है मेरा एन, मेरी बात ध्यान से सुनना सब लोग, ठीक है। ये कैपेसिटेंस मैं पहले डेल्टा को स्टार में कनेक्ट कर रहा हूँ, तो डेल्टा को जब मैं स्टार में कन्वर्ट करूंगा तो क्या चीज आएगा, वो देखो यहाँ पे, ये हमारा स्टार कनेक्शन स्कीम हो जाएगा, फेज ए बी एंड सी। क्लियर है चीज, ठीक है। ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट। तो डेल्टा टू स्टार कनेक्शन के लिए आपको, आपने अगर पढ़ा होगा, तो डेल्टा टू स्टार कनेक्शन के लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि इन दोनों के इम्पीडेंस का मल्टीप्लाई करते हैं अपन तीनों का सम कर देते हैं, इम्पीडेंस का मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर, यानी अगर हमें ये पता है कि ये इम्पीडेंस, फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूँ, मैं बार बार बताने नहीं जाऊंगा, ये चीज ध्यान रखना आप लोग। ये मान लो जेड है, ये जेड है, ये जेड है, क्लियर, ये तीनों इम्पीडेंस है जेड है। अगर आप इसको डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिंपली क्या करेंगे हम, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन अपन तीनों का सम, अगर इसकी वैल्यू मुझे बतानी है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो इन दोनों इम्पीडेंस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी जेड इंटू जेड अपॉन तीनों का सम, यानी जेड प्लस जेड प्लस जेड। क्लियर, ये क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन सी जेड के बराबर, तो ये वैल्यू क्या आ गई, जेड बाई 3 की बराबर,
क्लियर, इंपीडेंस की वैल्यू Z/3 आई, क्लियर। लेकिन हमें Z पता है कि क्या है, Z इक्वल टू 1/ω/C2 है, ये चीज ध्यान रखना, Z इक्वल टू 1/ω/C2 है, क्लियर। और जो हमारा ये Z डैश आ रहा है, इसको हमने अगर मान लो Z डैश मान लिया, तो Z डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, Z डैश की वैल्यू आ रही है Z/3 के बराबर, यानी Z/3 के बराबर का मतलब क्या हो गया, 1/3 टाइम्स ऑफ ω/C2, या हम इसको लिख सकते हैं Z डैश इक्वल टू 1/ω/3C2, क्लियर। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस क्या हो गया, ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटेंस और इम्पीडेंस में ठीक रिवर्स नेचर होता है, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब इम्पीडेंस 3 से डिवाइड हो रहा है, तो कैपेसिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये ऑलरेडी आपने पढ़ भी रखा होगा कि इंडक्टर और रजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में सिंपली ऐड होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/L वाला लॉजिक लगता है या 1/R लगता है। कैपेसिटर में नेचर ठीक अपोजिट हो जाता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सिंपली ऐड हो जाता है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी है कि इंपीडेंस थर्ड हो रहा है, लेकिन कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स हो जाएगी, यानी 3 टाइम्स ऑफ C2, 3 टाइम्स ऑफ C2, 3 टाइम्स ऑफ C2 हो जाना। क्लियर है चीज, हेलो, किसी को डाउट है इसमें कि 3 टाइम्स ऑफ C2 कैसे आ रहा है, हेलो हेलो बच्चों, am I audible or not? Yes, sir. Yes, sir. तो ये 3 टाइम्स ऑफ C2 कैसे हो रहा है, क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। ये सिंपल, ये आपने 3 फेज जैसी सर्किट फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा होगा, फिर आपने इसको नेटवर्क में भी पढ़ रखा होगा, कैसे हम इसको स्टार टू डेल्टा या डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमें मिल गया A और N के बीच का हमें कैपेसिटेंस मिल गया। देखो यहाँ पे A और N के बीच में कैपेसिटेंस है C1 भी, क्लियर। देखो मैं अभी पर फेज की बात कर रहा हूँ, इसको मेरी बात को ध्यान समझना। A और N के बीच में हमने जब इसको स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन किया, तो A और N के बीच में हमें जो कैपेसिटेंस मिला वो 3C2 है। यहाँ इस पॉइंट में A और N के बीच का कैपेसिटेंस क्या है, जो बेल्ट इंसुलेशन आपने प्रोवाइड किया हुआ है, C1 है। यानी यहाँ पे अगर मैं देखूं तो A और N के बीच में कैपेसिटेंस और है, वो क्या है, C1 है। लोग क्या करते हैं, लोग ये अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे एक C1 लगा दिया और ये दोनों सीरीज में हो गए। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हमें ये देखना है कि कौन कौन सा नोड है और किसके बीच में पोटेंशियल है। कई लोग ये सोच रहे होंगे सर ये तो एन नोड नहीं है, अरे अर्थ सीरीज का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल पोटेंशियल, जीरो पोटेंशियल। यहाँ भी आप जब डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे, ये जो पोटेंशियल मिलेगा वो न्यूट्रल पोटेंशियल यानी जीरो पोटेंशियल ही मिलेगा। यहाँ ए और एन के बीच में जो 3C2 आ रहा है, वही ए और एन के बीच में C1 भी है, क्लियर, ठीक है। उस वजह से आपका जो कैपेसिटेंस का इफेक्टिव वैल्यू निकल के आएगा, वो क्या निकल के आएगा कि हर फेज में अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं, तो इक्विवेलेंट सर्किट में क्या निकल के आएगा कि ए और एन के बीच में कैपेसिटेंस आपका 3C2 तो है ही, अगर मैं ए और एन की बात करूं, लेकिन इसके साथ साथ ए और एन यानी जो बेल्ट इंसुलेशन प्रोवाइड किया है, उसकी वजह से कैपेसिटेंस C1 भी है। ए और एन के बीच में कैपेसिटेंस, ए और एन और बी के बीच में कैपेसिटेंस क्या है, 3C2 तो है ही, लेकिन साथ ही साथ बी और एन के बीच का भी कैपेसिटेंस कितना है, C1 के बराबर है। सिमिलरली आपका सी और एन के बीच में कैपेसिटेंस क्या है, 3C2 तो है ही, ये आपने कैलकुलेट किया, और साथ ही साथ सी और एन के बीच में कैपेसिटेंस C1 भी है, जो बेल्ट इंसुलेशन की वजह से मिलेगा। तो ये होता है आपका इफेक्टिव डायग्राम ऑफ द 3 कोर केबल। तो कई लोग जो कंफ्यूज होते हैं कि सीरीज में उसको लिख देते हैं, नहीं, आपको देखना कि नोड कौन कौन सा क्या है, कैसे है, क्लियर। तो अगर मैं इसका पर फेज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा पर फेज, C2 plus C1। क्लियर, वेरी गुड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पर फेज, जिसको मैं C0 से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस 3C2 के बराबर। तो C0 की वैल्यू क्या आ गई, C1 प्लस 3C2 के बराबर।
तो कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से कि कैसे हम इसको पैरेलल ले रहे हैं, ये सीरीज में नहीं है। ये नोड ए और न्यूट्रल के बीच या नोड बी और न्यूट्रल के बीच कैसे बिहेवियर आ रहा है, कैसे कनेक्शन स्कीम है, ये हमें देखना है। क्लियर है चीज? ठीक है। अब बात आती है, यहाँ पे दो अननोन होंगे C1 और C2। जब दो अननोन को अलग अलग मेजर करके ही हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अदरवाइज तो हम कर नहीं कर सकते हैं। तो मेजरमेंट हमारे ऊपर एक पहला ही क्वेश्चन आता है, हम इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे? मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ 3 कोर केबल। तो दो तरीके से मेजरमेंट है, दोनों तरीके हम देखेंगे। क्लियर? तो मेथड वन हम कैसे करते हैं? ठीक है, मेथड वन में हम क्या करते हैं कि जो आपके कोर हैं, यानी जो आपका केबल है, उन तीनों केबल को, सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसमें, स्टेप 1, पहले स्टेप में आप क्या करेंगे कि जो आपका तीनों कोर है, उन तीनों कोर को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। क्लियर? ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं कि ऑल द 3 कंडक्टर्स और ज्वाइन टुगेदर, सबको हम ज्वाइंट कर लें। उसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब कैपेसिटेंस को मेजर कर लेंगे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू कि क्या कैपेसिटेंस आ रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। क्लियर? ठीक है, अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे कि देखेंगे क्या होगा इसमें। तो पहला स्टेप यही है कि सभी तीनों कंडक्टर को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाए। इससे जो मेजरमेंट आएगा वो मान लिया हमने कि CX आएगा। अभी देखेंगे हम CX की वैल्यू कैसे आती है। फिर दूसरा स्टेप क्या होगा, स्टेप टू में हम क्या करेंगे कि दो कंडक्टर्स को डायरेक्टली शीट से कनेक्ट कर देंगे। क्लियर? पहले वाले हमने क्या किया, तीनों को सेम एक वायर लिया और तीनों के कंडक्टर को हमने शॉर्ट सर्किट कर दी। सिंपल मतलब ये समझो। क्लियर? दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो दो कोर हैं उनको हम शीट के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर दें। क्लियर? तो कनेक्ट एनी 2 कोर डायरेक्टली विद अर्थ शीट के साथ हम उसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद हमें जो मेजर्ड वैल्यू आएगी वो हमने मान लिया कि मान लो CY आएगा। ठीक है, तो पहले करके देखते हैं कि CX और CY के टर्म में हम C0 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप हमारा क्या था, हम स्टेप 1 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्टेप 1, मेरी बात ध्यान से देखना आप लोग, हो क्या रहा है और उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करना। ये हमारा अर्थ शीट हो गया। ठीक है, क्लियर? ये हमारा फेज A, B एंड C। A और B के बीच में कैपेसिटेंस ये हो गया, A और B के बीच में ये हो गया, B C के बीच में ये और C और A के बीच में ये हमारा वैल्यू C1 के बराबर था। क्लियर? और ये वैल्यू हमारा C2 के बराबर था। अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इन तीनों नोड को एक वायर के थ्रू शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। यानी तीनों नोड का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम पोटेंशियल हो गया। यानी A और B के बीच में कोई कैपेसिटेंस नहीं होगा, B और C के बीच में भी कोई कैपेसिटेंस नहीं होगा, और A और C के बीच में भी कोई कैपेसिटेंस नहीं होगा, क्योंकि तीनों नोड शॉर्ट सर्किटेड हो गए। तो इन तीनों नोड को हम इक्विवेलेंट मान सकते हैं किसके, A नोड के। अगर हम इसको नोड A मान लें तो नोड A इक्वल टू नोड B इक्वल टू नोड C हो जाएगा। तो हमने इसको मान लिया नोड A। ये बात ध्यान से देखना आप लोग। अब क्या होगा, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करूं तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं कि ये एक नोड हो गया A। क्लियर? नोड A और न्यूट्रल के बीच, नोड A और न्यूट्रल के बीच, नोड A और न्यूट्रल के बीच। क्लियर? क्योंकि एक सिंगल नोड की तरह बिहेव करेगा। ये वैल्यू C1, ये वैल्यू C1 और ये वैल्यू C1 के बराबर। तो न्यूट्रल और नोड A के बीच का पोटेंशियल क्या होगा,
सॉरी न्यूट्रल और नोड एन के ए के बीच का आपका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगा? देखो यहाँ पे ये भी एन है, ये भी एन है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे ए और एन हमने ले लिया, क्लियर। ए और एन के बीच में एक C1 कैपेसिटेंस है, क्लियर। सिमिलरली ए और एन के बीच में यहाँ भी C1 कैपेसिटेंस है, क्लियर। सिमिलरली यहाँ भी ए और एन के बीच में C1 कैपेसिटेंस, तो तीनों C1 कैपेसिटेंस है, तो तीनों क्या हो गया? पैरेलल हो गए। पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया? अगर हम Cx की वैल्यू निकालेंगे तो Cx की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 3 टाइम्स ऑफ C1 के बराबर। क्लियर है चीज? हेलो हेलो त्यागी, ये कैसे हुआ? ये क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो खुद देख सकते हो ए और न्यूट्रल के बीच मतलब तीनों पैरेलल हो गए। पैरेलल होने का मतलब 3 टाइम्स ऑफ C1 के बराबर हो गया। हमें Cx मिल गया यहाँ से, कि Cx को हमने मेजर कर लिया इजीली इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, और हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया जो 3 टाइम्स ऑफ C1 के बराबर होगा। अब स्टेप 2 की बात करें। स्टेप 2 में हम क्या कह रहे हैं? स्टेप 2 में ये कह रहे हैं किसी भी दो कोर को लो और डायरेक्टली उसको शीट से कनेक्ट कर दो। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे ए बी सी, क्लियर, ए बी और सी के बीच क्या ये कैपेसिटेंस हो गया, नोड ए, नोड बी एंड नोड सी। सी और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस होगा, ए और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस होगा, और बी और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस होगा। ये हमने न्यूट्रल मान के रखा है, क्लियर। C1 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 C2 C2 C2। अब हम क्या कह रहे हैं कि किसी भी दो कोर को डायरेक्टली कनेक्ट कर दो, किससे? इस और सी से, यानी न्यूट्रल पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्ट कर दो। इसको कनेक्ट कर दिया हमने और सी को कनेक्ट कर दिया, क्लियर, ठीक है। यानी सी और न्यूट्रल का पोटेंशियल क्या हो गया? सेम हो गया, और बी और न्यूट्रल का पोटेंशियल भी सेम हो गया। लॉजिक क्लियर है? यानी अगर हम इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करें, तो इक्विवेलेंट ड्रॉ करोगे तो क्या मिलेगा तुमको? अगर मैं इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करूं, ये हमारा ए हो गया, ए और न्यूट्रल के बीच में C1 हो गया ये, ठीक है। ये मेरा हो गया ए और बी और ए और सी। लेकिन बी नोड जो है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ गया है? न्यूट्रल के कांटेक्ट में। और सी नोड भी डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ गया? न्यूट्रल के कांटेक्ट में, क्लियर। ये जो बी नोड और सी नोड है ये डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आ गया? न्यूट्रल कांटेक्ट में आ गए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बी और सी के बीच आपका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? न्यूट्रल पोटेंशियल के बराबर होगा। यानी मतलब इसके बीच में कोई कैपेसिटेंस आपको नहीं मिलना, क्लियर। तो जब कैपेसिटेंस नहीं मिलना है तो इस कंडीशन में आप क्या देख रहे हो? क्या दिख रहा है आपको? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा? हेलो, अरे भाई बताओ। ए और न्यूट्रल के बीच में एक कैपेसिटेंस तो C1 हो गया, यहाँ से ए और न्यूट्रल के बीच का कैपेसिटेंस C1 हो गया। यहाँ गया दिख रहा है ए और न्यूट्रल, क्योंकि बी और न्यूट्रल पोटेंशियल दोनों सेम है, तो ए और न्यूट्रल के बीच में क्या दिख रहा है? आपका कैपेसिटेंस दिख रहा है C2। सिमिलरली यहाँ भी क्या दिख रहा है? ए और न्यूट्रल के बीच का कैपेसिटेंस दिख रहा है आपको C2, क्लियर। तो ये तीनों क्या हो गए एक दूसरे के? हेलो, तीनों क्या हो गए एक दूसरे के? पैरेलल हो गए। यहाँ पे एक सिंगल एक नोड ये है, बाकी तीनों नोड एन पोटेंशियल न्यूट्रल पोटेंशियल पे है। तो ऑब्वियस सी बात है ए और न्यूट्रल के बीच ही आपको मिल गया। तो इसकी वैल्यू क्या लिया था हमने? CY, और CY की वैल्यू क्या हो जाएगी? C1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2 के बराबर हो जाएगा, क्लियर। लेकिन हमें क्या निकालना है? इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हमें क्या निकालना है? देखो ये हमारी मेजर्ड वैल्यू है, यानी Cx एंड CY इज नोन फॉर यू, क्लियर। आपको C1 और C2 नहीं पता चला, आपको Cx और CY पता चला है, और आपको कैलकुलेट क्या करना है? C0 की वैल्यू यानी C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2 के बराबर ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको C1 और C2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ Cx और CY निकालना पड़ेगा। हमें पता है कि Cx की वैल्यू क्या है? 3 टाइम्स ऑफ C1 के बराबर। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ से C1 की वैल्यू क्या आ गई? Cx/3 के बराबर आ गई, क्लियर। सिमिलरली CY की वैल्यू क्या हो जाएगी? Cx/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ C2। यहाँ से हम क्या करेंगे? C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे,
तो C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, CY/2 माइनस CX/6 के बराबर। क्लियर। वैल्यू हम क्या करेंगे, सिंपली उठा के पुट कर देंगे, यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो यही चीज आ जाएगा। वैल्यू हम C0 कैलकुलेट करने के लिए पुट करना चाहते हैं, तो C0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 की वैल्यू CX/3 के बराबर प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2 की वैल्यू CY/2 माइनस CX/6 के बराबर। क्लियर। और सॉल्व करो इसको तो फिर देखो क्या आ रहा है, CX/3 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ CY, क्लियर, माइनस CX/2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 टाइम्स ऑफ CY, 1/3 माइनस 1/2, 2 माइनस 3 माइनस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस CX/6 के बराबर। तो ये C0 की वैल्यू हमें मिल गई 3/2 CY माइनस CX/6 के बराबर। क्लियर। ठीक है, तो ये एक तरीका है मेजरमेंट का। इस तरीके से हम CY और CS को मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से इजीली। उसके बाद हमें C0 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपके लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2 ही है 3 कोर केबल के लिए। तो CY और CS आपके लिए नोन हो गया, आप वैल्यू पुट करिए और आंसर कैलकुलेट करिए। क्लियर। दूसरा मेथड देखें, मेथड 2 की बात करें। मेथड 2 में हम शेयरिंग ब्रिज यूज करके इसको सीधे सीधे कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग शेयरिंग ब्रिज। इसमें कंडीशन क्या होता है, किसी भी एक कोर को आप क्या करेंगे, डायरेक्टली सीरीज के साथ कनेक्ट कर देंगे। क्लियर। कनेक्ट एनी वन कोर डायरेक्टली विद अर्थ शीट के साथ इसको डायरेक्टली आप कनेक्ट कर देंगे। क्लियर। जब कनेक्ट करेंगे तो क्या बिहेवियर आएगा, थोड़ा सा देखें इसको। ये आपका कोर, क्लियर। सिमिलरली यहाँ पे A, B एंड C, A, B एंड C, A और B के बीच का कैपेसिटेंस C2 एंड C2। क्लियर। B और C के बीच का कैपेसिटेंस C1, न्यूट्रल के बीच का C1, ये भी आपका C1, क्लियर, और ये भी आपका C1। ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि किसी भी एक कोर को, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे B कोर को उठाया, इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया न्यूट्रल से, और इस A नोड यानी जिसको हमने न्यूट्रल से कनेक्ट किया उसको छोड़ के, और B नोड, इसको हमने शेयरिंग ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट टू शेयरिंग ब्रिज। क्लियर। अगर हमने इसको शेयरिंग ब्रिज से कनेक्ट कर दिया, और आपको भी पता है कि शेयरिंग ब्रिज यूज किया जाता है टू मेजर द कैपेसिटेंस ऑफ एनी, मतलब कैपेसिटेंस को मेजर करने के लिए किया जाता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि हमारा सर्किट क्या बन के आएगा, वो ज्यादा मायने रखता है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सर्किट हमारा क्या बन के आएगा, ठीक है। मैं इसका रिप्लेसमेंट दिखा रहा हूँ आपको सर्किट के माध्यम से ही, ठीक है। इक्विवेलेंट सर्किट जो बन के आएगी वो क्या आएगी, वो देखते हैं हम। ये आपका न्यूट्रल पॉइंट, हर जगह न्यूट्रल पॉइंट ही है, C1, C2, और ये जो B नोड है वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट हो गया, अर्थ से। ये चीज ध्यान रखना आपको। क्लियर। ऑब्वियस सी बात है, जब B नोड डायरेक्टली अर्थ से कनेक्ट हो गया है तो यहाँ पे कोई कैपेसिटेंस नहीं आएगा, ये C2 हो गया, ये आपका C2 हो गया। ये आपका B नोड डायरेक्टली अर्थ से कनेक्टेड है, न्यूट्रल से कनेक्ट हो गया है, ये आपका C, और ये कैपेसिटेंस न्यूट्रल, ये आपका C1। क्लियर। तो क्या दिख रहा है, मैं A और C के बीच का हमें कैपेसिटेंस निकालना है, A और C के बीच में हमें कैपेसिटेंस निकालना है बाय यूजिंग शेयरिंग ब्रिज। क्या निकल के आएगा ये, चलो हम यहाँ पे A और C नोड बनाते हैं। 2 नोड बनाया मैंने, A और C। A और C के बीच में क्या है, ये मेरा कैपेसिटेंस है C2, इसको मैंने ऐसे ही लिख लिया, ये मेरा C2 है।
देखो यहाँ पे ए और सी के बीच में क्या है, C2 है, ये C2 वैल्यू ही है ना, क्लियर। अब यहाँ पे देखो कि ए और सी, अगर मैं बात करूं ए और सी के बीच की, तो ए और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस क्या है, C1 है, क्लियर। यहाँ भी ए और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस क्या है, C2 है। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। मैं यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक नोड ए को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ए और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस है C1, ये वाला कैपेसिटेंस, और ए और न्यूट्रल के बीच में एक और कैपेसिटेंस है C2। ये मैंने मान लिया कि हमारा पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट है, क्लियर। तो ए और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस है C1, ए और न्यूट्रल, ये बी नोड तो है नहीं कुछ यहाँ पे, ये एक तरह से न्यूट्रल ही है, ए और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस है C2। सिमिलरली अगर मैं सी की बात करूं, सी के रेस्पेक्ट में देखूं, तो सी और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस क्या है, हेलो, देखो यहाँ पे सी और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस क्या है, फिर से C1, ये सी और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस है C1। सिमिलरली सी और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस ये C1 है, तो सी और न्यूट्रल के बीच में कैपेसिटेंस ये C2 भी है, यानी इस पॉइंट पे एक और कैपेसिटेंस आ गया C2। तो हमें क्या दिख रहा है, ए और सी नोड के बीच में, ए और सी नोड के बीच में हमें दो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। यानी अगर मैं यहाँ पे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए सर्किट बनाऊं तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ गया ए और सी के बीच का पोटेंशियल कैपेसिटेंस आ गया C2, और ये ए और न्यूट्रल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, दोनों का सम, यानी C1 प्लस C2, क्लियर, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट। सिमिलरली यहाँ भी क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2, और ये C और N के बीच में हो, दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। तो सीरीज में इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, अगर सेम कैपेसिटेंस है तो क्या हो जाएगा वो, जैसे रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहता है, अगर सिमिलर रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है दो रेजिस्टेंस से, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस हाफ हो जाता है, लेकिन कैपेसिटेंस के केस में क्या हो जाएगा, ये अगर सीरीज में है तो सीरीज में कैपेसिटेंस, अगर इक्वल कैपेसिटेंस सीरीज में है तो क्या हो जाएगा, C1 plus C2 by 2, ठीक है, जस्ट हाफ हो जाएगा। यानी ये वैल्यू कितनी आ गई, ये आपकी C2 ए और सी के बीच में, और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों सीरीज में है तो ये क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 by 2 के बराबर, क्लियर। तो ए और सी के बीच में जो इक्विवेलेंट टाइम हो गया कैपेसिटेंस सर। सी इक्विवेलेंट की बात करूं जो कि CZ के बराबर है, इस CZ की सर वैल्यू टाइम क्या हो हो गया जाएगी, सर। बस ये खत्म होने वाला है, तो टाइम खत्म कर लेना आप। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे, पैरेलल होने का मतलब क्या हो गया, दोनों का सम, यानी C2 प्लस C1 प्लस C2 by 2 के बराबर, क्लियर। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2 के बराबर अपॉन 2। तो अगर तुम यहाँ से निकालोगे तो CZ की वैल्यू आ गई तुम्हारी C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2 by 2 के बराबर। तो यहाँ से C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ CZ के बराबर, क्लियर। जब ये 2 टाइम्स ऑफ CZ आ गया तो C0 की वैल्यू तुम्हारी कितनी थी, C1 प्लस 3 C2 ही तो थी, क्लियर, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ CZ के बराबर। और आप ऐसे भी मेजर कर सकते हैं सीधे सीधे कैपेसिटेंस कि शेयरिंग ब्रिज यूज करके सिंपली एक कोर को न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्ट करके आप सीधे सीधे CZ को मेजर कर लीजिए, 2 टाइम्स ऑफ CZ कर देंगे, वही आपका 3 कोर केबल का कैपेसिटेंस हो जाएगा। क्लियर है चीज, क्लियर, किसी को डाउट